Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ओके क्वेश्चन दिया है हमें एक्सरेज पर फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज एमिटेड बाय एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 40 किलो वोल्ट पोटेंशियल। तो इसके लिए हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई वी। वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी, वो यहाँ प्लेस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे कैलकुलेट कर लो क्या आंसर आता है। डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 12400 और वोल्टेज की वैल्यू विच इज़ 40,000। सो 124 अपॉन 400 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से आंसर आ जाएगा डिवाइड करके जस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब यहाँ पे बोर्ड के लिए सारे टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। अपकमिंग जो भी आएगा सारा इस फॉर कंपटीशन ओनली है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेज़र। तो कंपटीशन में भी इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, तो सिर्फ हमें बेसिक चीज़ें इसकी समझनी है। कुछ पॉइंट्स हमें समझ में आने चाहिए इसको समझने के लिए। पहला है एब्जॉर्प्शन इन एन एटम। एब्जॉर्प्शन हम ऑलरेडी जानते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ऑर्बिट में फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड ऑर्बिट में चला जाता है, बस दिस इज़ एब्जॉर्प्शन। सो सपोज हमारे पास ये दो ऑर्बिट्स हैं, इट इज़ लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इट इज़ हायर एनर्जी ऑर्बिट। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके विल जंप इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिट। इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये एच न्यू फ्रिक्वेंसी। सेकेंड पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन एब्जॉर्प्शन का उल्टा है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वो रैंडमली कुछ टाइम के बाद वापस फोटोन रिलीज़ करके ओरिजिनल अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा है। यहाँ से ये नीचे आ जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट में बाय रिलीजिंग एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से रिलीजिंग एन फोटोन, और इस फोटोन की एनर्जी प्रीवियस फोटोन के बराबर ही होगी, यानी इन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। ये जो एच न्यू होगा E2 माइनस E1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट न्यू चीज़ जो हमें लेज़र में यूज़ करनी होती है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन, ओके, लेज़र बनाने के लिए हमें ज़रूरत ये है कि हम कोहेरेंट लाइट निकालें, यानी सारे फोटॉन्स सेम फेज़ में हों, कोहेरेंट हों। कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फेज़। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी ये रैंडमली होता है, और रैंडमली होने की वजह से जो फोटॉन्स निकलते हैं वो फेज़ में नहीं होते। तो उनको फेज़ में लाने के लिए इसको हमें स्पॉन्टेनियस से हटा के रेगुलर करना होगा, और उस टाइप के एमिशन को हम स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर से स्टिमुलेट करते हैं उस पर फोटोन डाल के, और जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो एक फोटोन को यूज़ करके दो फोटोन रिलीज़ करता है। दो फोटोन कैसे रिलीज़ करता है? एक फोटोन जो उसने ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया था टू गेट इनटू द एक्साइटेड स्टेट, और दूसरा जो हमने बाहर से उसको स्टिमुलेट करने के लिए डाला हुआ है। तो ये दोनों फोटोन को वो सेम टाइम पे रिलीज़ करता है, और ये दोनों फोटोन जो सेम टाइम पे रिलीज़ होते हैं, क्योंकि वो सेम टाइम पे रिलीज़ हो रहे हैं, हैज़ दे आर इन सेम फेज़। तो यहाँ से हमें इस टाइप का जो एमिशन मिलता है, दिस टाइप ऑफ एमिशन इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। नाउ इसके अलावा जो लेज़र में सपोज़ हमारे पास N1 N2 ये दो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। N1 है यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स एट विच आर इन ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ़ एटम्स इन नॉन एक्साइटेड स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट, एंड N2 आर नंबर ऑफ़ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। तो नॉर्मली किसी भी गिवन मटेरियल में N2 इज़ वेरी मच लेसर देन N1। जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं इन कंपेरिजन टू
नॉन एक्साइटेड एटम्स। तो एक न्यूमेरिकल इस पर कभी कोई पूछा जाता है जो इनमें एक रिलेशन के लिए होता है, नंबर ऑफ़ एक्साइटेड एटम्स और नंबर ऑफ़ नॉन एक्साइटेड एटम्स के लिए। तो बस ये रिलेशन हमें याद रखना है इसके लिए। इट इज़ N2 इक्वल्स टू N1 E2 द पावर द एनर्जी डिफरेंस E2 minus E1 divided by KT, where K is Boltzmann constant, T is temperature. तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। E2 E1 यहाँ पे ऑर्बिट्स की एनर्जी है, N2 N1 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो लेज़र बनाने के लिए हमें करना क्या होता है कि N2 की वैल्यू को बढ़ाना होता है। फॉर लेज़र N2 शुड बी लार्ज, अब N2 को बढ़ाने की जो प्रोसेस है, ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। फॉर दिस a process called population inversion is used. Inversion is used. और सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि जो हाई एनर्जी स्टेट है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा टाइम तक रहना ज़रूरी है, तो उसका टाइम पीरियड हमें हाई एनर्जी स्टेट के लिए बढ़ाना होता है। फॉर लेज़र एटम शुड बी एट हायर स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट for longer time, generally it is there for 10 to the power minus 8 or 9 seconds, but we need to have it for about 1 millisecond यानी 10 to the power minus 3 सेकेंड। तो ये इसको अचीव करने की डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिससे डिफरेंट टाइप की लेज़र बनती हैं। लेकिन ये जो स्टेट है जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम तक हायर एनर्जी स्टेट पर रह पाता है, इसको मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। दिस लॉन्गर पीरियड स्टेट इज़ नोन एज मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट। ओके, तो बस ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स यूज़ होते हैं, लेज़र में, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, और जितनी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में चाहिए सारे मैंने बता दिए यहाँ पे। तो ये सारे मैं दोबारा से हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, लास्ट लेज़र का मीनिंग क्या है। लेज़र का एक्सटेंडेड फॉर्म भी हमेशा याद रखना होता है। लेज़र इज़ एन एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र बेसिकली एक डिवाइस है जिससे हाईली फोकस्ड और हाईली कोरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है, और उसके लिए हम स्टिमुलेटेड एमिशन का यूज़ करते हैं। लेज़र का मीनिंग ये है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेज़र। मेज़र और लेज़र में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि मेज़र में लाइट यूज़ नहीं होती, यानी विजिबल लाइट यूज़ नहीं होती। इंस्टेड ऑफ दैट माइक्रोवेव यूज़ होती है। सो मेज़र इज़ माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो बस लाइट हटा के अगर हम माइक्रोवेव कर दें तो वो मेज़र बन जाता है। बस इतना ही हमें इसमें याद रखना है, और कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है इसके अलावा इसमें। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र लाइट, these are
फर्स्ट दीज आर हाईली मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल फ्रिक्वेंसी, सिंगल कलर. तो ये बहुत ज़्यादा हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट होती हैं, यानी सारी मोस्ट ऑफ द फोटॉन्स आर ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी. सेकेंड हाईली कोरेंट, यानी सेम फेज में. थर्ड वन इज़ हाईली डायरेक्शनल, यानी हाईली फोकस्ड. यानी फोकस्ड. एंड फोर्थ हाईली इंटेंस. हाईली इंटेंस. ओके, सो ये लेज़र और मेज़र दो टॉपिक थे. ओके, अब जो भी आगे आने वाला है ये सब कंपटीशन के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. तो इसमें बोर्ड के लिए जो स्पेशली बोर्ड के लिए पढ़ रहा है उनको ज़्यादा इसमें दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है. बाकी सब भी इसको लाइटली लेके चल सकते हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा वाला मटेरियल है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ नियॉन साइंस. नियॉन साइंस क्या होता है, उनका क्या कनेक्शन है इस टॉप चैप्टर से, वो मैं समझाऊंगा यहाँ पे. एंड मर्करी वेपर. मर्करी वेपर स्ट्रीट लैम्प्स. मर्करी वेपर स्ट्रीट लैम्प्स. तो मैं पूरा इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और आपको बस उसको नोट कर लेना है. जो भी इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार बना के बस वर्ड्स नोट कर लोगे तो भी चलेगा. अ लो प्रेशर गैस इज़ इन अ सील ट्यूब. हमने एक लो प्रेशर गैस ली, उसको एक ट्यूब में सील कर दिया, सील ट्यूब में रख दिया. कैन बी मेड टू एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय अप्लाइंग अ सफिशिएंटली लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द ट्यूब. एक ट्यूब लेके उसको बहुत लो प्रेशर पर रख के उसके अंदर एक गैस रख के और उस पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो वो इल्यूमिनेट करने लगती है, जिसको हम फ्लोरोसेंट इल्यूमिनेशन बोलते हैं. The individual wavelengths emitted by the gas can be separated and identified as a series of bright fringes. The series of fringes is called line spectrum because each bright fringe appears as a thin rectangle, resulting from the large number of parallel closely spaced slits in the grating. Okay, तो बेसिकली इसका यही कंसेप्ट है जो मैंने पहली लाइन बोली, बस वही हमें याद रखनी है. एक सील ट्यूब में लो प्रेशर पर गैस को रखने पर उसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर इट एमिट्स लाइट. बस इतना आपको इसमें याद रखना है. सेकेंड वन इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइंस इन सन स्पेक्ट्रम. या एब्जॉर्प्शन लाइन इन सन्स स्पेक्ट्रम. ये टॉपिक शायद आपने 11th में भी पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, थर्मल प्रॉपर्टीज़ चैप्टर में. तो इसमें क्या होता है, द वेरियस लाइन्स इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज देयर स्टेट हायर टू लोअर. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. कॉन्सिक्वेंटली द स्पेक्ट्रल लाइन्स आर कॉल्ड एमिशन लाइन्स. जो स्पेक्ट्रल लाइन्स निकलती हैं हाइड्रोजन से उनको हम एमिशन लाइन्स बोलते हैं बिकॉज वो एमिट हो रही हैं हाइड्रोजन से. इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो मेक ट्रांजिशन इन रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम लोअर टू हायर. तो उसके लिए उन्हें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है. इन दिस प्रोसेस नोन एज एब्जॉर्प्शन. ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं. इन दिस केस एन एटम एब्जॉर्ब्स अ फोटोन दैट हैज़ प्रिसाइजली द एनर्जी नीडेड टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन. तो दो स्टेट के बीच में जो एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी है तभी इलेक्ट्रॉन वो ट्रांजिशन कर सकता है, अदरवाइज नहीं. दस इफ फोटॉन्स विद अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वेवलेंथ पास थ्रू अ गैस एंड देन आर एनालाइज्ड, a series of dark absorption line appears in continuous spectrum. The dark lines indicates the wavelength that have been removed from by the absorption process. Such absorption line can be seen in the spectrum of the sun. Okay, मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ. बेसिकली सन के स्पेक्ट्रम में, सन के अंदर जो सारी लाइन्स एमिट हो रही हैं वो एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की वजह से एमिट हो रही हैं, करेक्ट. बट एवरी नाउ एंड देन कुछ हाइड्रोजन एटम रिवर्स भी प्रोसेस करते हैं और उसमें वो जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो जिस रेडिएशन को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है वो लाइन्स सन के स्पेक्ट्रम से गायब हो जाएंगी. उन लाइन्स को हम एब्जॉर्प्शन लाइन बोलते हैं, या जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनके नाम पे इस टाइम इन लाइन्स को फ्रॉनहोफर लाइन्स भी बोला जाता है. तो सिंपली बस जो लास्ट में मैंने समझाया इतना ही इसमें याद रखना है हमें.